Hello everyone and welcome to the channel Rambo Classes. So student, today in this video we are going to start. हम पढ़ेंगे आज मौर्य काल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट? आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में। तो देखिए मौर्य जो शासन काल था उसमें कौन कौन से राजा आए और अंतिम राजा जो कौन था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए मैं कुछ इमेजेस लेके आई हूँ, उस इमेजेस को हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे और इसको इमेजेस के द्वारा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इंडिया के मैप में, तो देखिए किस जगह से पूरी इंडिया के अंदर जो है स्टूडेंट मौर्य काल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को यदि कहा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है संपूर्ण भारत का जो है एकीकरण किया था। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी इतनी ज़्यादा उत्तम किस्म की थी। ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या हुआ था किस किस तरीके से इस बारे में। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, समझते हैं इस टॉपिक को। देखिए एक बार देखिए मैंने क्या कहा है, मैं ये सोच रही हूँ कि आपको जो है एक वाइट बोर्ड पर समझाया जाए। तो मैंने वाइट बोर्ड के द्वारा मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी पॉइंट टू पॉइंट, और समझने की कोशिश कीजिएगा आप। देखिए मौर्य वंश का जो मौर्य जो राजवंश है उसका जो स्टार्टिंग की डेट मानी जाती है वो मानी जाती है 322 BC से। BC को हमने कहा था, बिफोर क्राइसिस मैंने कहा था, बताया था आपको, यानी कि ईसा पूर्व इसको कहा जाता है, या फिर ईसा पूर्व भी कह सकते हैं, ईसा पूर्व भी कह सकते हैं इसको। ओके, और 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व माना जाता है इसको। ओके, 322 से लेकर के 322 से लेकर के 185 जो है क्या माना जाता है, मौर्य राजवंश का जो है कार्यकाल माना जाता है, टाइम पीरियड माना जाता है 322 से 185 का। ये अपने आप में काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड है, और इस लॉन्ग टाइम पीरियड में 3 ऐसे राजा आए जो अपने आप में जो थे क्या थे, एक ही घर के लोग थे। सबसे पहले कौन से थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त जो थे स्टूडेंट, जब इन्होंने भारत पे अपना पूरी तरीके से संपूर्ण जगह पर कब्जा कर लिया था चारों दिशाओं में इसके बाद इसके साथ साथ इन्होंने पश्चिम का जो एरिया था उसके अंदर कौन सा था, क्या बोलते हैं जिसको हम वर्तमान समय, मैंने आपको 16 जो मगध पढ़ाए थे, महाजनपद जो पढ़ाए थे, मगध सॉरी कह रही हूँ, 16 महाजनपद मैंने आपको पढ़ाया था। गांधार, जिसको वर्तमान समय में कांधार काबुल के नाम से जाना जाता है, तो उस जगह तक भी इनका जो है क्या हो गया था, आधिपत्य हो गया था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भी शासक थे और जो वंश चले थे उनमें सबसे पहला था हर्यक वंश। कौन सा था स्टूडेंट? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद में कौन आया था? शिशुनाग वंश, आपने पढ़ा होगा। शिशुनाग में आपको सीक्वेंस में लेके चलूँगी जिससे आप जो है कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। शिशुनाग वंश, उसके बाद में लास्ट में था नंद वंश। कौन सा था? नंद वंश। और आपको ध्यान हो नंद वंश, तो घनानंद जो थे, नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मानंद, मैंने आपको पढ़ाया था यदि आपको ध्यान हो। नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन सा था? महापद्मानंद। महापद्मानंद जो था नंद वंश का संस्थापक था, और जो अंतिम जो शासक था जिसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उनको पराजय किया गया था, वो कौन थे? घनानंद। घनानंद स्टूडेंट कहाँ के शासक थे? मगध के। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे, उनको जो है हरा दिया, उसके बाद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है शासन सत्ता संभाली, और किस तरह संभाली, किस किन लोगों ने का योगदान दिया, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से जो तीन जो ये राजा थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, जो तीनों ये जो वंश इनका पतन हो गया, उसके बाद में एक नया जो वंश था उसका जन्म हुआ। उसका नाम स्टूडेंट क्या था बताइए? मैंने भी आपको बताया है, जो न्यू एक जो वंश था उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो था चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य काल। क्या स्टूडेंट? मौर्य काल की जो है स्थापना, मौर्य काल की स्थापना की गई। ओके, तो मौर्य काल की अब जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है इस बारे में भी देखा जाए एक बार। तो मौर्य काल की जानकारी की यदि बात की जाए तो इनकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। देखिए मैंने दोबारा उसको आपको नहीं पढ़ाया, एक बार सिंगल ही पढ़ा दे, चलो कोई नहीं, आप यार मैं आपको दोबारा पढ़ाऊँगी। देखिए बात की जाए किसकी, कि मौर्य वंश की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, तो कुछ साहित्यक
स्रोत मिले हैं, साहित्यिक स्रोत मिले हैं, और कुछ कैसे मिले, पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत की बात की जाए तो साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से मिले? साहित्यिक स्रोत में यदि आपको ध्यान हो, अर्थशास्त्र। क्या स्टूडेंट? अर्थशास्त्र। यही मैं पेन से कोशिश करती हूँ लिखने की। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ओके। उसके बाद में आपने देखा था कि इंडिका, इंडिका के बाद में क्या था? पुराण। क्या था स्टूडेंट? पुराण। पुराण के बाद में क्या था? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। ठीक है। और कई सारे जो है क्या कहते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो है कई सारे इपिक मिले हैं। बौद्ध धर्म के, बौद्ध और जैन धर्म के जो हैं कई सारे ग्रंथ मिले हैं। उनके आधार पर जो है पता चलता है किसके बारे में स्टूडेंट? पता चलता है किसके बारे में? मौर्य काल के बारे में। किसके बारे में? देखिए पहला क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य के द्वारा। चाणक्य। आप मेरी राइटिंग में जाइएगा, ओके, आप बस समझने की कोशिश कीजिएगा। चाणक्य, ठीक है, चाणक्य, ठीक है। उसके बाद में इंडिका, आपको ध्यान हो तो इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने लिखी थी। मेगस्थनीज ने लिखी थी। किसने लिखी थी स्टूडेंट? मेगस्थनीज ने लिखी थी। उसके बाद में क्या था? उसके बाद में है क्या? पुराण। जो मैंने आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे मैंने? वेद पुराण पढ़ाए थे मैंने आपको, वायु पुराण, ये सब चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। तो ये क्या है? वैदिक काल का है। क्या है? वैदिक काल का टाइम, वैदिक काल के टाइम पीरियड की बात है। उसके बाद में मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, क्या है? मुद्रा राक्षस। आगे क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? आगे लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस। और मैंने आपको बताया था कि मुद्रा राक्षस जो है स्टूडेंट, तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? आपको ध्यान हो तो विशाख दत्त। कहीं कहीं पर विशाख दत्त को विशाखा दत्त भी कहा जाता है, और कहीं कहीं पर विशाख दत्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहीं पर विशाख दत्त भी कहा जाता है और कहीं पर विशाखा दत्त भी कहा जाता है। तो देखिए एक बार बताती हूँ मैं आपको, उनका नाम विशाखा दत्त, विशाख दत्त कह लीजिए या फिर विशाखा दत्त कह लीजिए। ओके, ये पेन कहीं कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। ओके, एक बार दोबारा से समझ लेंगे इन सब चीज़ों को। देखिए एक बार, देखिए मैंने आपको पढ़ाया कि जो मौर्य वंश था उसके जो जानकारी के स्रोत थे वो कौन कौन से थे? साहित्यिक स्रोत थे। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भारतीय इतिहास की यदि बात की जाए उसको समझने के लिए 3 तरह के स्रोत की बात की गई थी। मैंने आपको पढ़ाया था स्टोन एज, है ना। पाषाण काल में हमने पढ़ा था कि जिनके अभिलेख नहीं मिले हैं, अभिलेख मिले हैं लेकिन उनका जो है कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं मिला जाता, उसको रखा जाता है आदि ऐतिहासिक काल के अंदर। उसको क्या रखा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद में बीच में था आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मैंने कहा था कि जहाँ पर जो है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों ही मिलते हैं, लेकिन क्या है, जो साहित्यिक स्रोत जो है उसकी लैंग्वेज को पढ़ा नहीं जा सका, जिसके कारण उसको जो है आदि ऐतिहासिक की श्रेणी में रखा गया। किस में रखा गया? आपको ध्यान हो तो आदि ऐतिहासिक की श्रेणी में रखा गया। आदि ऐतिहासिक की श्रेणी में, आदि ऐतिहासिक की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद में थर्ड जो हमारा था उसको बोल रहा था मैंने ऐतिहासिक काल के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऐतिहासिक काल में वह चीज़ शामिल होती है जिसका साहित्यिक स्रोत होने के साथ साथ जो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं, वो पूरी तरीके से जो है मिले हैं, ठीक है। और उनका जो है पूरी तरीके से जो है उनके ऊपर रिसर्च भी किया जा चुका है और पता भी चल चुका है, और उनके जो साहित्यिक स्रोत जो उनकी लैंग्वेज है उसको भी पढ़ा जा चुका है। तो वो इतिहास के दो ऐतिहासिकों का, जैसे कि इतिहास अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो हमारा जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को हम किस लिए पढ़ पा रहे हैं कि प्राचीन टाइम में जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ घटनाएं घटी तो उसको इतिहास कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के द्वारा हमने पढ़ा कि चाणक्य ने जो है अपने जो चंद्रगुप्त को जो ट्रेनिंग जो दी थी वो अर्थशास्त्र के द्वारा दी थी। उसके अंदर किस किस चीज़ का जिक्र है? सप्तांग सिद्धांत का भी जिक्र है, हमने पढ़ा इसके अंदर। उसके बाद में हमने पढ़ा इंडिका जो कि मैगस्थनीज के द्वारा लिखित है, वर्णित है, ठीक है ना। उसके जो फाउंडर हैं मैगस्थनीज जो हैं इंडिका के, तो उन्होंने इंडिका के अंदर किस किस राजाओं का वर्णन किया, किस तरह की पद्धति थी। तो इतिहास देखा जाए तो इतिहास को हम क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि उसके साहित्यिक स्रोत होने के साथ साथ पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो क्या है? प्रमाणित है पूरी तरीके से जो है। कैसे उनको क्या बोलते हैं,
उनको पढ़ा लिखा जा सका है, और जो साक्ष्य मिले हैं उनकी पूरी तरीके से जो है रिसर्च किया जा चुका है, पता लगाया जा चुका है तो ये किस काल के हैं। ओके, तो देखिए हम आते हैं इस पे पुराण पे। उसके बाद मैंने आपको बताया था मुद्रा राक्ष के जो लेखक हैं और जो फाउंडर हैं, ठीक है, वो कौन आएंगे, विशाख दत्त आएंगे, जिसके द्वारा लिखी गई थी मुद्रा राक्षस तो कौन से विशाख दत्त थे। तो इन सभी अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस और जितने भी बौद्धिज्म और जैनिज्म इपिक जो हुए थे उन सभी के द्वारा जो है पता चला, किसके पता चला कि मौर्य वंश की जानकारी का इसमें से इन सभी चीज़ों में पता चला। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत के ऊपर। पुरातात्विक स्रोत के बारे में समझेंगे एक बार। पुरातात्विक स्रोत, ये पेन पता नहीं क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पुरातात्विक चाहिए, पुरातात्विक स्रोत क्या स्टूडेंट, पुरातात्विक स्रोत मैं शॉर्ट में इधर ही ओके लिख नहीं पा रहा यहाँ पर। पुरातात्विक स्रोत की बात की जाए तो आपको ध्यान हो अशोक का अभिलेख। अशोक के कई सारे अभिलेख हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करवाने तक मैं आपके माइंड के अंदर इमेजेस के द्वारा और जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी को क्लियर करवा दूंगी। आपको मौर्य काल में कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अशोक का अभिलेख, उसके बाद में देखिए अशोक के अभिलेख, इसके साथ साथ बात की जाए कि बहुत सारे ऐसे भवन मिले, क्या मिले स्टूडेंट, भवन मिले, भवन। इसके साथ साथ आपको ध्यान हो स्तूप, सांची का स्तूप जैसे ये बहुत फेमस है। स्तूप क्या, बहुत सारी ऐसी जो है गुफा। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे मृद भांड कि उस ज़माने में जो लोग हुआ करते थे वो किस तरह के मृद भांड जो है जो बर्तन थे वो यूज़ क्या करते थे। एक बार देखिए मृद भांड क्या स्टूडेंट, मृद भांड जो थे उनके द्वारा पता चला। उसके बाद में जूनागढ़ अभिलेख, अगर आपको ध्यान हो जूनागढ़ अभिलेख। तो देखिए एक बार, तो ये सभी जो साक्ष्य हैं इन सभी साक्ष्यों ने जो है बहुत ज़्यादा क्या की है स्टूडेंट, हेल्प की है। किसकी हेल्प की है, इतिहास जानने की हेल्प की। जो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं, जो पुरातात्विक स्रोत जो है उनके अंदर स्रोतों के अंदर सबसे पहला क्या है, अशोक का अभिलेख। अशोक के अभिलेख में कौन क्या मिले, भवन, स्तूप, गुफा और मृदभांड मिले। और जूनागढ़ अभिलेख भी जो है ये सभी जो है मौर्य राजवंश जो है, मौर्य जो वंश है उसकी जानकारी के जो स्रोत जो है हमें कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, समझेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की यदि बात की जाए उनके शासनकाल की, चंद्रगुप्त मौर्य, ये पेन पता नहीं क्यों सही नहीं चल रहा भाई। ये देखिए एक बार, चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ से लिखना पड़ेगा, चंद्रगुप्त के बारे में कहा जाए तो उनका शासनकाल जो था वो 322 ईसा पूर्व से कब तक था, 298 322 से 298 ईसा पूर्व तक था उनका शासनकाल। लगभग कहा जाता है कि 24 साल तक जो है इन्होंने शासन किया, 24 साल तक जो इन्होंने शासन किया। अगर इनके जन्म की बात की जाए, इनका जो बर्थ है वो कब हुआ था, तो 340, कब स्टूडेंट, 340 ईसा पूर्व। रुक जाइए मैं हल्का से इसको इरेज करती हूँ। 340, देखिए रुक जाइए पर, 340 ईसा पूर्व, 340 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। और इनकी डेथ की अगर बात की जाए तो 298 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, श्रवण बेलगोला। कहाँ पर स्टूडेंट, श्रवण बेलगोला, जो वर्तमान समय में कहाँ पर स्टूडेंट स्थित है, कर्नाटक। कहाँ पर स्टूडेंट स्थित है, कर्नाटक में। और मैंने आपको बताया था कि जो इनकी जो डेथ हुई थी वो किस तरीके से हुई थी। इन्होंने
जो है जब इनको लगा कि जब इनकी मृत्यु होने वाली है तो इन्होंने क्या किया था कि खाना पीना बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया था और सब कुछ खाना वगैरह छोड़ दिया था। जो इनकी जो खाना वगैरह छोड़ने की जो प्रक्रिया थी तो उसको एक नाम दिया गया। देखिए मुझे वो नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो उसको क्या कहा जाता था। चलिए आगे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। जो इन्होंने इनको उनके जो प्राण जो त्यागे थे इन्होंने, तो वो उस प्रक्रिया को जो है जैन धर्म में कुछ कहा जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कर्नाटक हमने देख लिया, श्रवणबेलगोला के कर्नाटक में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगर बात की इनके पिता किसकी, इनके पिता की यदि बात की जाए, इनके पिता की यदि बात की जाए तो इनके पिता जो थे नंदवंशी राजा जो थे स्टूडेंट, नंदवंशी जो राजा थे स्टूडेंट, कौन से, मैंने आपको बताया था नंदवंश जो था उसके संस्थापक कौन थे, महापद्मानंद की जो है कहा जाता है कि जो द्वितीय जो इनकी वाइफ थी, जो दूसरी पत्नी थी इनकी, उनकी पत्नी का नाम क्या था, मुरा। क्या नाम था, मुरा। इनके ही पुत्र थे। कौन स्टूडेंट, चंद्रगुप्त जो थे, इनकी जो पत्नी थी मुरा, उनके जो क्या थे, पुत्र थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कुछ लोग कहते हैं। जैन और बौद्ध ग्रंथों में जो है इनको कुछ लोग क्या बोलते हैं, क्षत्रिय। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कुछ लोग बोलते हैं क्षत्रिय बोलते हैं, और कुछ लोग इनको जो है मुद्रा राक्षस और क्या बोलते हैं, इनको शूद्र भी कहते हैं कुछ लोग। यानी कुछ लोग बोलते हैं क्षत्रिय तो कुछ लोग बोलते हैं शूद्र। तो शूद्र की बात की जाए तो वो कहाँ पर है, ये लिखा हुआ मुद्रा राक्षस में। मैंने अभी बताया था मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखित है स्टूडेंट, बताइए। मुद्रा राक्षस, मैं छोट में ही देती हूँ, मुद्रा राक्षस और पुराण में। मुद्रा राक्षस और पुराण में क्या है कि इनको शूद्र बताया गया। मुद्रा राक्षस और पुराण में क्या कहा गया, इनको शूद्र बताया गया है। मुद्रा राक्षस और पुराण में जो है इनको क्या कहा गया, शूद्र कहा गया है। और जैन बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनमें इनको क्या कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं, मैंने जो आपको अभी पढ़ाया इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं। देखिए चंद्रगुप्त की अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था 322 ईसा पूर्व से 298 में हुआ था। जन्म 322 में हुआ तो इनकी मृत्यु 298 में हुई थी। और बात की जाए इनके शासनकाल की तो इनका शासनकाल जो था स्टूडेंट, देखिए 340 में इनका जन्म हुआ, 298 में इनकी मृत्यु हुई थी। 322 में और जो 398 जो है इसका इनके शासन का टाइम पीरियड है। 24 साल तक इन्होंने शासन किया था, 322 से लेकर 298 तक। और 340 में इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ। तो उनकी डेथ जो हुई थी 298 में हुई थी। तो कहाँ हुई थी, श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है, तो श्रवणबेलगोला स्टूडेंट कर्नाटक में स्थित है। इनके पिता की बात की जाए तो कहा जाता है इनके पिता जो हैं नंद वंश के जो संस्थापक थे, उनका नाम मैंने आपको बताया था महापद्मानंद की जो द्वितीय जो पत्नी थी, उनके ही संतान द्वितीय जो पत्नी थी उनका नाम था मुरा के जो पुत्र थे जिनका नाम बताया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को जो जैन और बौद्ध जो धर्म से रिलेटेड जितने भी बुक्स वगैरह जो हैं उनमें बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य वो क्षत्रिय हैं। जबकि मुद्रा राक्षस जो विशाखादत्त द्वारा रचित है और पुराण में बताया जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो कौन है, शूद्र हैं। ओके, आगे चलते हैं, इनके बारे में समझते हैं। ये मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही, बाकी हम किताब से जो मैं घटना चक्र बुक स्टूडेंट आपको डिस्कस करवाती हूँ उससे ही हम आपको डिस्कस करवाएंगे। ओके, उसके ऊपर इससे हमें और बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता रही हूँ। ओके, इसके साथ इनको सेंट्रोकोटस भी कहा जाता है। जी कैसे खुल गया भाई, देखिए एक बार इनको क्या कहा जाता है, सेंड्रोकोटस के साथ साथ इनको कहा जाता है सेंड्रोकोटस प्लस एंड्रोकोटस भी कहा जाता है।
लेकिन सेंट्रोकोटस किसने कहा है, एंड्रोकोटस किसने कहा है। तो सेंट्रोकोटस की यदि बात की जाए तो सेंट्रोकोटस एक जस्टिस थे, जस्टिस और स्ट्रोपो नाम के विद्वान थे। स्ट्रेपो और जस्टिस नाम के विद्वान थे इन्होंने, जो इनको क्या कहा, सेंट्रोकोटस कहा। बात की जाए एंड्रोकोटस, तो एंड्रोकोटस जो ये सब यूनानी लोग थे, इन लोगों ने जो है इनके अलग अलग नाम रखे, ठीक है। इनको जो है प्लूटार्क ने जो है इनको क्या कहा है, प्लूटार्क ने इनको एंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि 1784 में, यदि आपको ध्यान है, 1784 में क्या हुआ था, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी, ध्यान होगा आपको, एशियाटिक जो सोसाइटी है उसके जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, वो कौन थे, जो फाउंडर जो थे, संस्थापक जो थे, वो कौन थे, विलियम जोन्स, यदि आपको ध्यान हो तो, विलियम जोन्स। कौन स्टूडेंट, विलियम जोन्स थे। तो विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने ही यूनानी जो साहित्य है, यूनानी साहित्य में पता लगाया कि जो सेंट्रोकोटस जिसको कहा जाता है, सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस यूनानी ग्रंथ में जिन इन अल्फाजों का जो वर्णन है, सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये किसके नाम हैं, किस बुद्धिजीवी का नाम है। तो जो विलियम जोन्स जो थे, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, उन्होंने ही इस बारे में पता लगाया और इसकी पहचान की कि जो सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस यूनानी ग्रंथों में जो वर्ड यूज़ किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में ही किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही ये वर्ड जो है यूज़ किए जाते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे, सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो नाम है यूनानी ग्रंथों में है, और जो कुछ यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने के द्वारा ये नाम लिया गया। इनका नाम है स्ट्रेपो और जस्टिस, और दूसरा जो है एंड्रोकोटस, प्लूटार्क ने इनको बोला एंड्रोकोटस। 1784 की बात करें तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपको ध्यान होगी। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने की थी। सर विलियम जोन्स ने ही पता लगाया जो सेंट्रोकोटस जो एंड्रोकोटस जो नाम है वो किस बुद्धिजीवी के हैं। तो उन्होंने पता लगाया, पहचान किया कि सेंट्रोकोटस और जो एंड्रोकोटस है वो चंद्रगुप्त के लिए यूनानी जो है पुस्तकों में, जो ग्रंथों में जो नाम दिया गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं, समझते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट पेज पर, देखिए नेक्स्ट पेज अपना आ गया, अच्छी बात है। देखिए सेंट्रोकोटस हमने पहचान लिया। उसके बाद में क्या हुआ था कि 305 ईसा पूर्व में, 305 बीसी कह लीजिए या फिर ईसा पूर्व कह लीजिए, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त में लिख दे रही हूँ, आप ध्यान रख लिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर जो हैं, इनका युद्ध हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? युद्ध हो गया। और युद्ध होने में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त से सेल्यूकस निकेटर को एक संधि करना पड़ी। क्या करना पड़ी स्टूडेंट? सेल्यूकस निकेटर को जो है चंद्रगुप्त से स्टूडेंट एक संधि करना पड़ी। क्या करना पड़ी? संधि करना पड़ी। और सेल्यूकस निकेटर जो है, जो सिकंदर जो थे उनका क्या था, ये सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति। क्या था स्टूडेंट? सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। अब सेल्यूकस निकेटर जो हैं जब आए थे यहाँ पे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उस टाइम शासन सत्ता थी उनके पास, तब ये सिकंदर और सेल्यूकस निकेटर दोनों यहाँ पर आए थे, ठीक है, भारत में। तब क्या हुआ था कि सिकंदर जो था वो क्या हुआ था, अपने स्थान वापस लौट गया था, जबकि सेल्यूकस निकेटर जो था वो चंद्रगुप्त निकेटर से जो है चंद्रगुप्त
मौर्य से जो है सेल्यूकस निकेटर क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। इनका पूरा नाम सेल्यूकस निकेटर था। तो युद्ध जब उन्होंने देखा कि वो हार रहे हैं तो सेल्यूकस निकेटर को जो है संधि करना पड़ी। उस संधि में क्या हुआ कि जो कांधार और काबुल जो पश्चिमी प्रांत हैं उनके बीच में जो युद्ध हो रहा था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त का, उन स्थानों को, उन प्रांतों को लेकर के, तो जो ये जो प्रांत थे जिनमें कौन कौन से थे प्रमुख, देखिए कांधार, उसके बाद में क्या था काबुल, उसके बाद में क्या था मकरान, इसके साथ साथ कौन सा था हेरात। ये 4 प्रमुख पश्चिमी एरिया के जो थे प्रांत थे, इनके लिए ही चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है स्टूडेंट क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। इन मकरान, हेरात और काबुल, कंधार के लिए ही इनके बीच क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। जब इनको लगा कि सेल्यूकस निकेटर जो युद्ध हार रहे हैं तो उन्होंने संधि कर ली मजबूरन। चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करने पर इन्होंने, सेल्यूकस निकेटर ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को 500 जो है हाथी दिए थे। 500 क्या दिए थे स्टूडेंट, हाथी दिए थे। इसके साथ साथ इन्होंने जो ये चारों जो एरिया थे कांधार, काबुल और मकरान और हेरात जो थे, ये चारों इनको सौंप दिए। इसके साथ साथ इन लोगों का एक व्यवहारिक रिश्ता बना जिसका नाम क्या हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है इन्होंने दामाद बना लिया। किसने स्टूडेंट, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी, इसका नाम आपने सुना होगा हेलेन। हेलेन जिनकी पुत्री थी, हेलेन का जो विवाह हो गया चंद्रगुप्त से हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के को जो है वो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का जो है विवाह किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। अब ये क्या हुआ कि ये दोनों ससुर और दामाद के रिश्ते में परिवर्तित हो गए, चेंज हो गए। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि जो सेल्यूकस निकेटर हैं उनके एक राजदूत थे जिनका नाम क्या था, मेगस्नीज। क्या स्टूडेंट, मेगस्नीज नाम था, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए एक बार, देखिए एक बार, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत जो थे मेगस्नीज थे। उन्होंने अपनी पुत्री जो थी सेल्यूकस निकेटर ने, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था स्टूडेंट, हेलेन। हेलेन के विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होगा, उन्हें पढ़ लिया, चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि जो हमने अभी पढ़ लिया कि सिकंदर का सेनापति कौन था स्टूडेंट, सेल्यूकस था, जिसका पूरा नाम था सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस ने क्या करा, अपना एक राजदूत था, सेल्यूकस का जो है एक राजदूत था, सेल्यूकस का जो एक राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का पूरा नाम है, उसका नाम क्या था स्टूडेंट बताइए। अभी मैंने आपको बताया है, उनका नाम था मेगस्नीज। मेगस्नीज, ध्यान रखें, शॉर्ट में लिख मेगस्नीज। और मैंने भी बताया कि मेगस्नीज द्वारा एक रचित रचना है जिसका नाम हमने अभी बताया था आपको, इंडिका। इंडिका किसने लिखी थी स्टूडेंट, मेगस्नीज ने लिखी थी। तो मेगस्नीज किसका राजदूत था स्टूडेंट, तो राजदूत की यदि बात किया तो वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्नीज। और मेगस्नीज जो थे वो चंद्रगुप्त को दे दिए गए थे, किसके द्वारा, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। और उसके बाद में इनको जो है सेनापति घोषित किया गया, मेगस्नीज को। ठीक है। और बात की जाए चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त के पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी। माना जाता है कि करीब इनके पास 6 लाख जो है स्टूडेंट सैनिक हुआ करते थे उस टाइम पर। और इन्होंने से पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में भारत के कोने कोने में जो इन्होंने प्रांतीय जो एरिया थे उनके साथ साथ संपूर्ण भारत पे जो है इन्होंने कब्जा कर लिया, अपनी साम्राज्य को विस्तृत कर लिया और संपूर्ण भारत को जो एकीकृत किया इन्होंने, संपूर्ण भारत को एकीकृत कर साम्राज्य सत्ता का विस्तार किया। साम्राज्य सत्ता का क्या किया इन्होंने, विस्तार किया। और कहा जाता है कितनी बड़ी सत्ता मौर्य काल में किसी ने नहीं कर पाई। ठीक है। एक बार दोबारा देखेंगे
मैंने आपको बताया सेल्यूकस निकेटर जो था उसने अपनी पुत्री हेलेन जो था उसका विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। और सेल्यूकस निकेटर ने ही मैगनीज को अपने राजदूत के तौर पर किसको दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। मैगनीज ने एक बुक लिखी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जिसका नाम क्या था स्टूडेंट, इंडिका। क्या नाम था उसका, इंडिका था। और लगभग कहा जाता है कि उस टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6 लाख सैनिकों की सेना थी, जिसके बल पर जो है अपना साम्राज्य को एकीकृत और विस्तृत रूप प्रदान करने के लिए जो सैनिक थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है बहुत बड़ी चारों दिशाओं में जो है भारत की फैल गया। ओके, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का जो भेंट है इसी समय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की मुलाकात जो है इसी समय पर ही हुई थी। और जब सेल्यूकस निकेटर जो थे उससे पहले भी चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर से मिल चुके थे, ये बात प्लूटार्क ने बोली है, कही है। ठीक है, अब मगध का जो शासक था वो कौन था स्टूडेंट, घनानंद था। अंतिम शासक को घनानंद को ही मार कर जो है चंद्रगुप्त जो है कौन बने थे, शासक बने थे। और आपको ध्यान हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक स्टोरी बताई थी कि जो मगध का जो शासक था वो कौन था, एक बार देख लीजिए, इसको भी इम्पोर्टेंट है। देखिए एक बार मगध के शासक की बात की जाए, मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट मगध का शासक जो था घनानंद था, घनानंद। अब घनानंद के दरबार में एक सभा होती है जिसमें पहुंचते हैं चाणक्य। चाणक्य जो थे तक्षशिला के, चाणक्य जो थे स्टूडेंट, चाणक्य जो थे स्टूडेंट, चाणक्य जो थे स्टूडेंट वो तक्षशिला में चाणक्य थे, मतलब टीचर थे। ओके, जो चाणक्य जो थे तक्षशिला में एज ए टीचर अपॉइंट थे। उस टाइम टीचर नहीं कहा जाता बल्कि क्या कहा जाता था उनको, चाणक्य कहा जाता था, चाणक्य कहा जाता था। ठीक है, इनका नाम क्या था, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त था इनका नाम, और चाणक्य भी था। ठीक है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, और इनका एक और नाम भी था, देखिए मुझे माइंड में ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये इनके 2 नाम को अगर आप भी याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विष्णुगुप्त और चाणक्य जो है स्टूडेंट, इनके जो क्या हैं नाम है। ठीक है, तो तक्षशिला में ये क्या थे, एज ए टीचर थे। तभी इनको जो है घनानंद के दरबार में किसी कार्य से जाना पड़ा। तो घनानंद ने जो है इनके रूप को देख करके इनकी बड़ी ही अपमानजनक इनकी तरीके से जो है इनका क्या करा, मजाक बनाया। उसी दिन उनके ही दरबार में, घनानंद के दरबार में ही चाणक्य ने प्रण लिया कि मुझे जो है मगध का शासक जो है अब इसको किसको, घनानंद को हरा करके किसी और को बनाना है। तो तब से ही इन्होंने, कहा जाता है कि इन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू, इनको जो है तभी से इन्होंने प्रण लिया। तब इन्होंने चाणक्य के द्वारा जो एक पुस्तक थी इसका नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य ने क्या लिखी थी स्टूडेंट, अर्थशास्त्र, मैंने आपको पढ़ाया था अभी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की पुस्तक जो है स्टूडेंट राजनीतिक और साम्राज्य की सभी किस तरीके से साम्राज्य को विस्तृत किया जाए और सप्तांग सिद्धांत का जो वर्णन है इसके अंदर है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, अर्थशास्त्र की बुक में। तो चाणक्य ने जो है बड़ी ही अच्छी तरीके से बुक को लिखा है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की बुक को आधार मानते हुए, अर्थशास्त्र की पुस्तक को आधार मानते हुए जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनको प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया। कहा जाता है लगभग 7 से लेकर के लगभग 9 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य को जो है चाणक्य के द्वारा ट्रेनिंग दी गई। और उसके बाद में जब देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने कि पूरी तरीके से कुशल हो चुके हैं, तब उन्होंने मैदान में जो है घनानंद को बीट करने के लिए उतार दिया। और जिससे क्या हुआ कि जब कोई ट्रेनिंग ली हुई इंसान होगा या फिर कोई अनट्रेड होगा तो ट्रेनिंग और अनट्रेनिंग में बहुत फ़र्क है। तो उनकी ट्रेनिंग का प्रभाव ये हुआ चाणक्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने पहली ही बार में क्या हुआ था कि मगध का जो शासक था घनानंद, उसको जो है पराजित किया और भारत पर अपना जो है कब्ज़ा जो है स्थापित करने के साथ साथ मगध पे ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत पे इन्होंने अपना कब्ज़ा जो है स्थापित कर लिया। अपना साम्राज्य एक विस्तृत रूप में जो है स्थापित कर लिया। किसने स्टूडेंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है,
तो इन्होंने घनानंद को इस तरीके से जो है इसका अंत किया। उसके बाद में जो इनके बेटे थे बिंदुसार, कौन थे स्टूडेंट, उनके बारे में पढ़ेंगे एक बार। मैं आपको इनको थोड़ा सीक्वेंस बता देती हूँ, उनके मदर, इनके पूरे फैमिली के बारे में। देखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके पुत्र थे, उनका नाम देखती है क्या है बिंदुसार। क्या है स्टूडेंट, बिंदुसार है। और बिंदुसार के जो पुत्र थे स्टूडेंट वो कौन थे बताइए आप, अशोक। क्या थे, अशोक थे। तो देखिए चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग देने की बाद जो किस तरीके से इन्होंने, चंद्रगुप्त ने चारों दिशाओं पर अपना जो है शासन सत्ता संभाली। इसके साथ साथ जो कहते हैं ना कि जो नॉलेज किसी बड़े के पास होती है, ख़ानदानी जो क्या कहते हैं नॉलेज कह लीजिए, ख़ानदानी जो ट्रेनिंग जो दी गई थी चंद्रगुप्त को वो बिंदुसार के भी काम में है, इसके साथ साथ अशोक के काम में है। तो अपने टाइम के लोग जो हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहे, इसके साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी शासन सत्ता और बागडोर को संभाला। तो देखिए चंद्रगुप्त के पास जो नॉलेज थी वो बिंदुसार के काम और अशोक के काम आई। तो ये नॉलेज किसने दी थी, विष्णुगुप्त ने दी थी, जिनका नाम क्या था, चाणक्य था। ओके, आते हैं अब बिंदुसार को पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू, बाकी हम घटनाचक्र की बुक से खूब अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके पढ़ेंगे। देखिए बिंदुसार की यदि बात की जाए, किसकी स्टूडेंट, बिंदुसार। अरे भाई क्या हुआ, बिंदुसार को देखिए एक बार। बिंदुसार का जो शासनकाल है वो कहा जाता है 298 से 273। 298 से जो है 273 का माना। तो देखिए मेरा पेन ऐसे ही चल रहा है, अपने राइटिंग में जाएगा। 298 से जो है 273 ईसा पूर्व में जो इनका कार्यकाल माना जाता है। यूनानी लेखक जो हैं बताते हैं कि बिंदुसार के भी, कि सिर्फ बिंदुसार ही नहीं, वो उनके कई सारे नाम थे। कई सारे जो नाम थे उनमें कौन सा है, अमित्र चेट्स इनका नाम है। इसके साथ साथ इनका जो अन्य भी नाम है, अभित्र घात, यूनानी लेखक जो हैं बिंदुसार को क्या कहा करते थे, अभित्र चेट्स कहा करते थे। क्या कहा करते थे स्टूडेंट, अभित्र चेस्ट कहा करते थे। इसके साथ साथ अभित्र घात भी कहा करते थे। अभित्र घात, अभित्र चेस्ट का जो मीन्स था वो क्या था, शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं को नाश करने वाला अभित्रघात कहा जाता है। ठीक है, बात की जाए तक्षशिला की, देखिए एक बार कि तक्षशिला दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था उसमें विद्रोह हो गया। जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो स्थान दिए गए थे, 4 मैंने आपको पढ़ाया था, वो कौन कौन से थे, कांधार, इसके अलावा कौन सा था, काबुल, कांधार, काबुल, हेरात, और क्या था, मकरान। ये 4 एरिया थे जिसको वर्तमान समय में क्या कहा जाता है, गांधार, वर्तमान में कहा जाता था गांधार। ठीक है, ये सब क्या थे, पश्चिमी एरिया थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, विद्रोह हो गया। किसके टाइम में, बिंदुसार के टाइम में, यानी कि चंद्रगुप्त के बेटे के टाइम में क्या हुआ, इसमें विद्रोह हो गया। अब विद्रोह हो गया तब क्या हुआ कि अशोक के एक भाई थे, उनको उतारा गया, लेकिन वो उस विद्रोह को पूरी तरीके से जो है कार्य नहीं कर पाए, वहाँ पर उस विद्रोह को समाप्त नहीं कर पाए। उसके बाद में अशोक को भेजा गया डील करने के लिए। तो अशोक ने बखूबी जो विद्रोह हुआ था उसको डील किया, जिससे पता चला कि अशोक के अंदर भी एक काबिलियत है, अशोक के अंदर एक टैलेंट है। अशोक भी जो है और जो साम्राज्य को संभालने का जो उनके अंदर एक जुनून है, साम्राज्य को पूरी तरीके से डील कर पाने का, साम्राज्य को चलाने का जो उनके अंदर एक प्रतिभा है। ठीक है, उसके बाद से ही इस बारे में ज्ञात हुआ, जब उन्होंने जो तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तब उनकी जो प्रतिभा थी उसका पता चला। कहा जाता है कि जो बिंदुसार थे सिर्फ भारत ही नहीं, उनके विदेशों में भी काफ़ी सारे जो शासक थे उनसे भी कांटेक्ट थे। सीरिया के शासक से भी उनका कांटेक्ट था। ठीक है,
और मिस्र के शासक थे भी था। तो मिस्र का जो एक शासक था उनका नाम था, मिस्र का शासक जिसका नाम क्या था, टॉलमी द्वितीय। टॉलमी द्वितीय इनको कहा जाता था फिलाडेल्फस। क्या कहा था स्टूडेंट? फिलाडेल्फस कहा जाता था। फिलाडेल्फस ने डायन्योसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डायनोसियस ये क्या था? एक राजदूत थे। डायनोसियस ये क्या थे? एक राजदूत थे, बिंदुसार के दरबार में भेजा था इनको। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेंगे इनको कि मैंने क्या पढ़ाया। देखिए, कांधार, काबुल और हेरात मकरान ये ऐसे पश्चिमी एरिया थे जिनको उस टाइम पर क्या कहा जाता था इनको गांधार कहा जाता था। तो ये चारों जो एरिया थे यहाँ पर विद्रोह हो गया। इस विद्रोह को शांत कराने के लिए बिंदुसार को भेजा गया था। हाँ, बिंदुसार के बेटे थे ना अशोक को भेजा गया। तो अशोक ने जो है उनको विद्रोह को शांत करवा दिया, जिससे उनके अंदर जो प्रतिभा थी उसका पता चला कि साम्राज्य को ठीक तरीके से चलाने के लिए किसी विद्रोह के साथ किस तरह से डील किया जाएगा। साम्राज्यवादी जो एक क्वालिटी थी, जो प्रतिभा थी, वो अशोक के अंदर थी। इस बात का पता कब लगा? जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए तो बिंदुसार के बहुत सारे जो भारत के अलावा भी जितने भी शासक थे उन सभी उनकी बहुत ही अच्छी विदेशी जो नीति थी उन्होंने अपनाई हुई थी। इसलिए वो मैत्रीपूर्ण संबंध और भी शासक जो थे उनसे रखे हुए थे। सीरिया के शासक के साथ साथ उनके जो एक शासक थे मिस्र के, उनका नाम था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फा। ये इनका पूरा नाम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नाम है टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फा जो थे, ये मिस्र के शासक थे। इन्होंने डायनोसियस नाम का जो राजदूत था वो बिंदुसार के राज दरबार में भेजा। बिंदुसार के राज दरबार में डायनोसियस नाम का राजदूत था। किसने भेजा? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फा ने भेजा था। ये कौन थे? मिस्र के शासक थे। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में। किसके बारे में? अशोक के बारे में। देखिए एक बार अशोक के बारे में। अशोक की बात की जाए, आपने सुना होगा अशोक के बहुत सारे नाम हैं। अशोक महान। अशोक की बात की जाए तो अशोक का जो शासनकाल था, अशोक का शासनकाल की यदि बात की जाए, उनका शासनकाल था 259 से लेकर 269 से लेकर के 232 तक था। और इनके बर्थ की अगर बात की जाए, इनका जो जन्म की यदि बात किया तो अशोक का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 304 में, 304 ईसा पूर्व में। और मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? 232 में। कब हुई थी स्टूडेंट? 232 में इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। और जो अशोक जो थे स्टूडेंट, अशोक वो राजा बनने से पहले, एज ए किंग बनने से पहले, वो जो थे अवंती के जो थे स्टूडेंट, वो राज्यपाल थे। अवंती जो थे उसके वहाँ के राज्यपाल थे। कौन? अशोक। और बात की जाए अगर यदि इनकी, तो इनको कई सारे नामों से भी जाना जाता है। इनके अन्य नाम भी हैं अशोक, और इनको देव नाम प्रिय भी कहा जाता है। देव नाम प्रिय भी कहा जाता है। ठीक है, देव नाम प्रिय हो जाइए, यहाँ से मिटा देती हूँ इसको। देव नाम प्रिय। इनके अन्य जो नाम हैं वो क्या हैं? देव नाम प्रिय भी हैं इनके अन्य नाम। देव नाम प्रिय भी इनका नाम है। ठीक है, इसके साथ साथ इनके कई सारे नाम हैं। अशोक का जो आपने पढ़ा हुआ मास्की और गुर्जर अभिलेख, मास्की और देखिए गुर्जर अभिलेख, मास्की और गुर्जर, ये अभिलेख जो हैं, मास्की और गुर्जर अभिलेख, इसमें पता चलता है कि अशोक का नाम जो है अशोक ही है। क्या है? अशोक। ठीक है, देखिए एक बार
अशोक जो है स्टूडेंट, अशोक का जो शासनकाल है स्टूडेंट वो 259 से लेकर के 232 तक है। ठीक है, शासनकाल। जन्म की बात की जाए तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व से लेकर में हुआ था, इनकी डेथ जो हुई थी 232 ईसा पूर्व में हुई थी। राजा बनने से पहले वो अवंती नामक जगह जो थी स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया था, मैंने 16 जनपद पढ़ाए थे, 16 महाजनपद। वो 16 महाजनपद में से एक जनपद कौन सा महाजनपद? अवंती। अवंती की यदि बात की जाए राज्यपाल की, तो जो अशोक थे अवंती के क्या थे स्टूडेंट? राज्यपाल थे। क्या थे स्टूडेंट? अवंती के क्या थे स्टूडेंट? वो राज्यपाल थे। और बात की जाए किसकी? इनके अन्य नामों की, तो इनका नाम क्या था? देव नाम प्रिय भी था। और मास्की और गुर्जर अभिलेख में जो है इसका नाम अशोक है, इस बात का भी पता चलता है। मास्की और गुर्जर अभिलेख में जो पता चलता है कि इनका नाम क्या था स्टूडेंट? अशोक था। ठीक है, आगे देखिए एक बार आगे बताया जाता है इनके बारे में कि 261, देखिए एक बार 261 ईसा पूर्व में, 261 BC में जब उनका शासन का जो है 9वां साल चल रहा था, 9वां साल चल रहा था, तो उस टाइम पर एक युद्ध हुआ था, वो बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा, कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था स्टूडेंट? कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध हुआ था। तो कलिंग युद्ध होने के बाद जब बहुत सारे लोगों को जो है, लाखों लोग मारे गए थे कलिंग युद्ध में, और हज़ारों लोग जो हैं कैसे उनको क्या हो गए थे, काफ़ी लोग, लाखों लोग तो मर गए थे, मृत्यु हो गई थी उनकी, और लाखों लोग ऐसे थे जो घायल अवस्था में पड़े हुए थे। वहाँ पर खून खराबा दे करके जो अशोक थे उनका जो हृदय था वो पिघल गया, और उन्होंने उस दिन से ही उस जो युद्ध थे उनको करना बंद कर दिया, और धम्म नामक जो धर्म था, धम्म यानी कि जो बौद्ध धर्म था स्टूडेंट, उनको अपना लिया, और इन्होंने उपगुप्त, क्या स्टूडेंट? उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। ठीक है, यदि बात की जाए बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म को इन्होंने प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अनेक देशों की यात्रा की। इनकी बेटी और इनके बेटे इन्होंने विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने नैतिक शिक्षा, नैतिक एजुकेशन सभी को देने के लिए, मोरल एजुकेशन देने के लिए इन्होंने बहुत सारे शिलालेख बनाए, गुहा लेख बनवाए, ताम्रपत्र लेख बनाए, जिससे कि समाज में नैतिकता जो है बढ़े, और जो खून खराबे वाले जो युद्ध होते हैं उनकी समाप्ति की जाए। ठीक है, जो 13वां जो शिलालेख है, अशोक के द्वारा लिखवाए गए 13वां जो शिलालेख है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अशोक ने जो है जो युद्ध हैं उनको त्याग दिया है, और बौद्ध धर्म जिसे बोला है धम्म को जो इन्होंने क्या कर लिया है? अपना लिया है। धम्म की नीति को इन्होंने अपना लिया है। और 185 ईसा पूर्व बृहदत्त की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व में, चलिए इस बात को दोबारा समझाऊंगी मैं आपको, एक बार दोबारा मैं समझा देती हूँ इसको। देखिए कि 261 BC पूर्व में, देखिए एक बार 261 BC में जब अशोक जो थे स्टूडेंट, उनको शासन सत्ता संभालते हुए करीब 9वां साल चल रहा था। 261 BC में जब इनको 9वां साल था शासनकाल को इनके, तो कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग स्टूडेंट देखा जाए तो कहाँ पर है वर्तमान समय में? उड़ीसा में। कहाँ पर स्टूडेंट स्थित है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो कलिंग युद्ध हुआ था, तो अत्यधिक खून खराबा और अत्यधिक लाशों का जब उन्होंने देखा, लाखों लोग जो है मृत्यु के घाट उतर चुके थे, और हज़ारों लोग जो है घायल अवस्था में खून खराबा दे करके उनका जो हृदय था पिघल गया। उसके बाद से ही उन्होंने जो है युद्ध कभी ना करने का फैसला लिया, और इस बात का जो जिक्र है वो 13वें शिलालेख में किया है। अशोक के 13वां शिलालेख में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, कि 13वें अभिलेख में क्या बताया? 13वें शिलालेख में बताया गया है कलिंग युद्ध के बारे में, और अशोक ने खुद बताया है कि तब से ही इन्होंने जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद से ही जो इन्होंने जो युद्ध हुए थे उसमें भाग लेना बंद कर दिया, और धम्म
जो धर्म था उसकी नीति इन्होंने अपना ली थी। ठीक है, बात की जाए कलिंग युद्ध के बाद में जिन्होंने धर्म अपनाया जिसको बोला गया धम्म, तो धर्म की जो नीति, जो बौद्ध धर्म है उसकी नीति इन्होंने अपनाई। उसकी जो शिक्षा ली थी उन्होंने उपगुप्त से ली थी, उपगुप्त से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनको बौद्ध धर्म काफ़ी अच्छा लगा। बौद्ध धर्म की इन्होंने प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी बेटी और अपने बेटे को जो है इन्होंने विदेश में भेजा था। इनकी बेटी और बेटे का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी इनके बेटी और बेटे का नाम। ठीक है, इन्होंने भेजा। इसके साथ साथ इन्होंने श्रीलंका में भेजा था, काफ़ी जगह पे इन्होंने भेजा था अपने बच्चों को, किसके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने जो है काफ़ी सारे समाज में एक मोरल जो कल्चर होना चाहिए, मोरल जो ड्यूटीज़ को निभाना चाहिए लोगों को, एक ये शासक थे, तो इन्होंने जगह जगह पर गुहा लेख, शिलालेख, ताम्रपत्र लेख बनवाए, जिसके द्वारा समाज में जो है नैतिकता का पाठ पढ़ें लोग और जो है युद्ध वगैरह से दूर रहें, अच्छे अच्छे कार्य करें। और आते हैं इस बात पे कि बुद्ध जो मौर्य काल था इसका अंत कैसे हुआ। मौर्य काल का जो अंत की बात की जाए तो 185 BC में 185 BC में जो मौर्य राजवंश था उसके जो अंतिम जो शासक थे उनका नाम था बृहदत्त। बृहदत्त जो थे स्टूडेंट शासक थे, उनके एक सेनापति थे, भाई। सेनापति का नाम बताइए क्या था, मैंने बताया आपको। सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। अब ये जो पुष्यमित्र शुंग जो थे इन्होंने भी क्या चाल चली। पुष्यमित्र शुंग ने ही क्या करा, जो बृहदत्त जो है इनकी ही जो क्या कर दी, डेथ कर दी और बृहदत्त को जो है मृत्यु के घाट उतार दिया और पुष्यमित्र शुंग जो है खुद जो है गद्दी पर बैठ गए। इसके बाद में जो है शुंग वंश की स्थापना हुई और मौर्य वंश का क्या हुआ, पतन हो गया। मौर्य वंश की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। और इस तरीके से जो है पुष्यमित्र शुंग जो है स्टूडेंट, इनकी जो है ये जो वंश था स्टूडेंट उसका स्थापना हो गई। किसके द्वारा की गई, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। बृहदत्त जो थे उनकी मृत्यु करके। आते हैं अपनी बुक पर और देखते हैं थोड़ा सा पढ़ करके, उसमें भी ये हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ओवरव्यू था। ओके, देखिए एक बार, देखिए घटना चक्र बुक है, इसको डिस्कस करेंगे हम। देखिए एक बार, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 3 सिंह, ये एक चीज़ बताना चाह रही हूँ आपको। देखिए एक बार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है मोस्टली। देखिए जो 3 सिंह जो हैं ये आपको नोट में मिल जाएंगे, आपको देख लीजिएगा और आपने देखा भी होगा मोस्टली सभी ने। 3 सिंह दर्शाता है कि भारत का राज्य चिन्ह जो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। देखिए अशोक ने जो ना बहुत अच्छे काम करे हैं। अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। इसके नीचे लिखा हुआ जो है यहाँ पर लिखा होता है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव दिखाई दे रहा है इसमें, सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया स्टूडेंट, मुंडकोपनिषद से लिया गया। दोबारा बता देती हूँ कि इसमें जो है 4, एक इधर की साइड, चारों दिशाओं की तरह से ये 4 साइड जो हैं शेर हैं, लोयन हैं। और इसके अंदर बताया गया कि सत्यमेव जयते जो यहाँ पे लिखा होता है, ये जो टाइगर उनके नीचे, और ये जो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया स्टूडेंट, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसके साथ एक चीज़ और मैंने आपको डिस्कस कर, मैं इमेजेस ये लेके आई हूँ क्योंकि आप इमेजेस से काफ़ी अच्छा पढ़ पाएंगे। देखिए जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि चारों दिशाओं में, ये देखिए चारों दिशाएं हैं। इसके साथ साथ पश्चिमी जो एरिया है ये देखिए, कांधार, काबुल, जिसको तक्षशिला बोला गया, गांधार बोला गया था, तो ये सभी एरिया है। यहाँ तक जो है उस टाइम पर मौर्य काल के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, इसके साथ साथ उनके जो बेटे थे बिंदुसार, इसके साथ साथ अशोक, इनके बेटे यानी कि पोते चंद्रगुप्त मौर्य के, इन सभी ने जो है भारत की चारों दिशाओं पर जो है शासन सत्ता संभाली और शासन किया। इसके साथ साथ पश्चिमी जो एरिया था वो जो भारत से आउट ऑफ था उसमें भी शासन किया था। ठीक है, ये इमेजेस मैं इसलिए लेके आई हूँ। ओके, एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं चाणक्य के बारे में। मैंने आपको बताया था चाणक्य के बारे में, चाणक्य ने ही ट्रेंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। उनको जो है उनकी जो बुक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र जो है प्रशासनिक कार्यों को बखूबी जो है इसके अंदर लिखा गया है। किसमें लिखा गया, अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र लिखी गई चाणक्य के द्वारा। तो चाणक्य को जो ट्रेन किया था चंद्रगुप्त
चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ही ट्रेंड किया था और तभी उन्होंने जो है बीट किया था घनन को। ओके, तो देखिए चंद्रगुप्त थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे ये। ठीक है, देखिए, और ये सांची का स्तूप अशोक ने के द्वारा बनवाया गया। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, वो टॉपिक का मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताया और समझते हैं इसके 10 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। मौर्य वंश का जो प्रथम जो सम्राट था वो कौन था? अभी मैंने आपको पढ़ाया तो आप एकदम से क्लिक कर देंगे आंसर। तो देखिए क्या था ऑप्शन को फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हम कई बार जल्दी में टिक कर देते हैं, वही हमारा रॉन्ग हो जाता है। इसलिए एग्जाम में हमें क्या करना है, 4 ऑप्शन को रीड करना है। ओके, जब लिखा हुआ मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? पहले लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। क्या लिखा है स्टूडेंट? पहले लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, बी में लिखा अशोक और सी में लिखा है बिंदुसार और डी में लिखा दशरथ। देखिए दशरथ तो कहीं नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे? अशोक। चंद्रगुप्त के बेटे कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार के बेटे कौन थे? अशोक। तो तीनों को यहाँ पर, लेकिन इनका कोई रिलेशन नहीं है दशरथ का इनसे। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त की बात की जाए तो इसके राइट आंसर आपको नजर आ चंद्रगुप्त हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए लिखा हुआ है मौर्य वंश के प्रथम सम्राट की बात की जाए तो मौर्य वंश का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त था और चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। कौन था? प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर यानी कि चारों दिशाओं पर भारत पर अपना शासन स्थापित, यानी कि भारत ही नहीं बल्कि बाहर का जो एरिया था उस पर भी शासन किया था। जैसे मैंने आपको बताया था किसके बारे में, गांधार में, और जो पश्चिमी एरिया जिसके अंदर गांधार, काबुल और हेरात और मकरान जो एरियाज आए थे, और ये एरिया स्टूडेंट किसने दिए थे? सेल्यूकस निकेटर ने दिए थे और संधि की थी, मैंने आपको बताया था 500 हाथी दिए थे। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जो हेलेन थी उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था और मैगस्थनीज जो थे उनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपा था और चंद्रगुप्त मौर्य ने मैगस्थनीज को अपना राजदूत, अपना क्या बनाया था? सेनापति बनाया था। ठीक है, तो देखिए कि भारत पर अपना शासन स्थापित किया जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई, ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था मौर्य का जो चंद्रगुप्त है, उनका शासन सत्ता इतनी बड़ी थी। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान में मिलती थी, देख लीजिए ईरान में। उसे ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलग जो कंट्री हैं उनको भी उसने क्या किया था? एकबद्ध कर लिया था। ठीक है, आगे देखिए एकीकृत कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता? तो देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको 3 बुक पढ़ाई थी, बड़ी इजी में कर पाएंगे आप। इसमें पूछा है नहीं, और मैंने बताया था आपको कौन कौन सी करवाती हैं। तो मैंने आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको पढ़ाई थी मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा लिखी। विशाखा दत्त मैंने आपको पढ़ाया था, विशाखा शॉर्ट में दे रही हूँ। मैगस्थनीज के देखिए यहाँ पे राइटर का नाम दे दिया है, मैगस्थनीज की इंडिका। ठीक है, और मैगस्थनीज जो थे सेल्यूकस निकेटर के तो क्या थे? राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर ने जो है जब अपनी पुत्री का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य को, मैगस्थनीज जो हैं उनको सेल्यूकस निकेटर ने मैगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। मैगस्थनीज कोई खाने वाली चीज़ नहीं बल्कि क्या है? एक पर्सन का नाम है। ओके, व्यक्ति का नाम है। कौटिल्य का देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र लिखा तो नहीं की बात की गई, तो रही क्या है? देवी चंद्रगुप्तम जो है मौर्य इत्यादि पर प्रकाश नहीं डालता, जबकि मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका जो है मौर्य इतिहास पर प्रकाश डालती है। ओके, इसमें लिखा हुआ इसकी फैक्ट को समझ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ क्षेमेंद्र कृत भृत कथा मंजरी सोमदेव कृत कथा सरित सागर से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि जो मुद्रा राक्षस और कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका के अलावा भी बृहत कथा मंजरी, इसके साथ सोमदेव द्वारा कथा सरित सागर जो है, इन दोनों में भी मौर्य समाज के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। मैगस्थनीज ने लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने का वर्णन मिलता है। मैगस्थनीज ने बोला है। मैगस्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकेटर ने जो दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने मैगस्थनीज ने एक बुराई लिख दी यहाँ पर उनकी कि उस टाइम भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने का वर्णन मिलता है। क्योंकि इतनी बड़ी शासन सत्ता होती हो सकता है अकाल पड़ा हो। मौर्य काल में गणिका का वेश्याओं का उल्लेख मिलता है, स्वतंत्र रूप से वेश्या। ये रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एक बार,
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है। मौर्यकालीन इतिहास संबंधित कौन सा स्रोत है। पहले लिखा हुआ बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उपयुक्त सभी। तो अभी मैंने ओवरव्यू बताया था आपको, मौर्य काल के मैंने आपको ओवरव्यू बताया, तो मैंने आपको सभी बताया था, बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक का शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मैगनीज की इंडिका। तो इन सभी के द्वारा मौर्य काल का जो है ये टाइम पीरियड का पता चलता है। ये क्या है, एक स्रोत है, एक जो है सोर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 3 की एक्सप्लेनेशन में देखिए एक बार, यहाँ पे सभी को सम्मिलित कर दिया है। देखिए एक बार जो हमने अभी पढ़ा था, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस, इंडिका, ये सब पढ़ी इनको। और जो हमने पढ़ा था कथा सरित सागर, ये सबको इन्होंने ऐड कर दिया। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर जो कि सोमदेव ने लिखी थी, अवृत कथा मंजरी जो कि क्षेमेंद्र ने लिखी थी, पतंजलि जो थी महाभाष्य ने लिखी थी। इन सभी से जो है किसके बारे में पता चलता है, किसके बारे में पता चलता है स्टूडेंट, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल, यानी कि मौर्य काल में पता चलता है, मौर्य काल के बारे में पता चलता है। बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश, रुक जाइए एक सेकंड, पेन चला लेती हूँ मैं हल्का सा। दीपवंश, महावंश, इसके साथ साथ रुक जाइए हल्का सा भी, दीपवंश, महावंश, महाबोधित्व, दिव्यावदान आदि प्रमुख थे। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, इसके अतिरिक्त मौर्यकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्व अशोक के लेखों का है। देखिए अशोक के लेखों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अशोक के लगभग 40 अभिलेख भारत और पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के विभिन्न भागों में अब प्रकाश में आ चुके हैं। इस प्रकार साहित्य और विदेशी विवरण तथा पुरातत्व, ये तीनों ही साक्ष्य जो है मौर्यकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए मूल्यवान सामग्री जो है सुलभ करवाते हैं। एक बार दोबारा देख लेंगे। देखिए क्या कहा गया है, ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर जो कि सोमदेव ने लिखा है, बृहत कथा मंजरी जो है क्षेमेंद्र ने लिखी है, और महाभाष्य द्वारा लिखित पतंजलि जो है, इन सभी के द्वारा मौर्य काल के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है, मौर्य काल में बौद्ध ग्रंथों की बात की जाए, दीपवंश, महावंश, टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावदान आदि प्रमुख हैं। और ये जिन्होंने बौद्ध ग्रंथ दे दिए। जैन ग्रंथों की बात की जाए तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, इसके अतिरिक्त मौर्यकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के लेख हैं। अशोक के लेखों के लगभग 40 अभिलेख जो हैं भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विभिन्न भागों में हैं, अब प्रकाश में जो है आ चुके हैं। इस प्रकार साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व, ये तीनों ही साक्ष्य जो है मौर्यकालीन इतिहास के जो हैं अध्ययन के लिए मूल्यवान सामग्री, यानी कि विदेशी और पुरातात्विक और ये साहित्यिक जो स्रोत मैंने आपको पढ़ाए थे, जो बुक वगैरह मैंने आपको पढ़ाई थी, विशाखादत्त, इंडिका, ये सब जो थी अर्थशास्त्र, इसके साथ साथ विदेशों में भी, इसके साथ साथ जो पुरातात्विक जो खुदाई में जगह मिली थी, अशोक के अभिलेख, भवन स्तूप, मुद्रभांड वगैरह जो मिले, जूनागढ़ अभिलेख मिला, ये सब चीज़ें क्या है, मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी देती हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षभ शब्द का प्रयोग किया गया है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरशल शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ ब्राह्मण साहित्य, क्या लिखा है स्टूडेंट, पहला लिखा हुआ है ब्राह्मण साहित्य, बी में लिखा हुआ है जैन साहित्य, सी में लिखा मुद्रा राक्षस, और उसके बाद में डी में लिखा है बौद्ध साहित्य। तो बात की जाए तो राइट आंसर की, तो राइट आंसर इसका क्या है, मुद्रा राक्षस, यानी कि मुद्रा राक्षस में जो है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया स्टूडेंट, वर्षल कहा गया। विशाखादत्त द्वारा मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को जो है नटराज का पुत्र कहा जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था, कहा जाता है कि महापद्मानंद जो कि नंद वंश का संस्थापक था, महापद्मानंद जो इनकी पत्नी थी मुरा, द्वितीय पत्नी थी मुरा, उनके बेटे थे ये चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ कहीं पर कहा जाता है कि चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना जाता है।
मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विरशल कुलहीन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बारे में कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये वास्तव में देखा जाए तो किसके पुत्र थे, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके कारण इनको विरशल या फिर कुलहीन भी कहा जाता है। बात करें कुंडी राज की, तो कुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पे जो है क्या लिखा था, टीका लिखा था। किसने स्टूडेंट, मुंडी राज ने जो है टीका लिखा था। धुंडी राज ने जो है टीका लिखा था। धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पे जो है टीका लिखा था। टीका को भाष्य भी कहते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी। पहला लिखा हुआ मथुरा, बे में लिखा पाटलिपुत्र, उसके बाद में लिखा हुआ है सी में वाराणसी और डी में लिखा प्रयागराज। तो चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पे क्या पूछी गई है, कैपिटल पूछी गई, राजधानी पूछी गई है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी वो क्या है, पाटलिपुत्र। क्या स्टूडेंट, पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की क्या है, राजधानी है। और कैसे है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए एक बार, देखिए एक बार कि अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की ही आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र, जिसका आधुनिक नाम पटना है, वर्तमान समय में पटना में है पाटलिपुत्र, वर्तमान समय में इसको पटना कहते हैं। चंद्रगुप्त की जो है राजधानी थी, जिसके विषय में यानी यूनानी जो राजदूत था, जिसको क्या कहा गया, मैगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने दिया था। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त जिसके विषय में यूनानी राजदूत मैगस्थनीज ने विस्तृत विवरण दिया। मैगस्थनीज की जो इंडिका थी उसमें ये सब चीज़ बताई गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो कैपिटल थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र, यानी कि वर्तमान समय में पटना थी। और 25 वर्ष की अवस्था में, मात्र 25 वर्ष की अवस्था में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना कर दी थी। ये बहुत बड़ी बात है 25 वर्ष में, ठीक है। कनिष्क की राजधानी जो है वो क्या थी, पुरुषपुर थी, जिसको पेशावर कहा जाता है, और मथुरा भी थी। 2 कैपिटल थी। देखिए एक बार दोबारा से, कनिष्क की राजधानी थी जो थी पुरुषपुर, और पेशावर और मथुरा दोनों थी। देखिए आगे इलाहाबाद का जो प्राचीन नाम जो है वो क्या है, प्रयागराज है। वर्तमान समय यानी कि 2022 की बात की जाए तो अब ये जिसका नाम क्या है, प्रयागराज ही कर दिया गया है, ठीक है। कई सालों से इसे तीर्थराज यानी कि तीर्थों का राजा भी कहते हैं। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, गुप्त और गुप्त का संगम है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में जो है कुंभ मेला लगता है। कहाँ पर कुंभ मेला स्टूडेंट, कहाँ पे लगता है, इलाहाबाद में लगता है। इसका जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा था कि कुंभ मेला कहाँ लगता है। और इसका एक कुंभ होता है और एक महाकुंभ होता है। इस तरीके से 2-3 मेले लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप चाहें तो गूगल कर लीजिएगा इस मेले के बारे में, तो ये ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। जैसे प्राइमरी टीचर की वैकेंसी वगैरह निकलती है, उसके अंदर भी ये मेले वगैरह ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये भी अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बात की जाए सोशल साइंस TGT की, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा से डिस्कस करेंगे। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद जो थे 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनकी जो कैपिटल है वो है पाटलिपुत्र में थी, जो वर्तमान समय में जिसको पटना नाम से हम जानते हैं। चंद्रगुप्त की जो राजधानी है, जिसके विषय में यूनानी राजदूत मैगस्थनीज ने लिखा है, किसमें लिखा, इंडिका में लिखा है। कनिष्क की राजधानी जो है वो है पुरुषपुर या फिर पेशावर या पुरुषपुर कही जाती है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और पेशावर के साथ साथ मथुरा भी उनकी जो है कैपिटल थी। इलाहाबाद का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, प्रयागराज। और प्रयागराज को जो है स्टूडेंट क्या कहा जाता है, तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तीर्थों का राजा उस जगह को कहा जाता है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जो है तीनों नदियों का संगम होता है। इसी कारण यहाँ पर क्या है, मेला लगता है, जिसे कहते हैं कुंभ मेला। आपने लोग देखा होगा कि अरे कुंभ मेले में खो गए थे क्या, कहा जाता है ना। तो कुंभ मेला जो 12 साल में एक बार ये लगता है, ठीक है। आगे लिखा, वाराणसी को बनारस भी कहते हैं, इसके साथ में क्या, काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू
भारत हिंदू भारतीय में सर्वाधिक पवित्र शहर माना जाता है, पवित्र शहर माना जाता है प्रयागराज, जिसका नाम है क्या, वाराणसी। सॉरी प्रयागराज जिला, सॉरी। देखिए प्रयागराज इलाहाबाद को कहते हैं, देखिए मुँह से क्या निकल रहा है। वाराणसी जो स्टूडेंट, इसका नाम है बनारस, का नाम है काशी। काशी जो है ये कहा जाता है, अभी कबीर नगर सॉरी कबीर जो एक कबीर जो थे एक, हिंदी में यदि आपने वो पढ़ी हो हिंदी 9th क्लास में तो पढ़ा था मैंने चैप्टर कबीर के बारे में। कबीर जो एक संत थे, संत कवि थे। तो कबीर ने कहा, ये लोगों का मानना था कि यदि जो कोई वाराणसी में, काशी में जो मरेगा तो वो जन्नत में जाएगा, ऐसी कुछ समथिंग लोगों की विचारधारा थी। तो वो वाराणसी में नहीं मरे थे, जबकि जिन लोगों का मानना यह था कि यदि कोई इंसान, मगहर समथिंग कुछ नाम था उस जगह का, तो यदि वहाँ मरेगा तो उसको दोजख वगैरह में जाएगा। ठीक है, तो वो उस जगह मरे थे जहाँ पे उनको, लोगों का मानना था, लोगों की ये जो मेंटेलिटी थी कि रूढ़िवादी विचारधारा थी कि लोगों को मानना था कि मगहर मरेंगे, मृत्यु होगी तो अंतिम अपने जो आयु के अंतिम वर्ष में वो जो वहीं चले गए थे, जिनको लगता था कि वो लोग वहाँ मरने से जो है, तो ये विडम्बना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, विडम्बना है ये। तो इन्होंने, संत कबीर जो थे, इन्होंने इस विडम्बना को तोड़ा, तो पवित्र शहर माना जाता है। और इसे जो है अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, यहाँ से मतलब मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। देखिए 6 पे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, क्या स्टूडेंट, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन थी, सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, जिसका नाम था हेलेन, उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था। तो उसकी नाम की यदि बात की जाए तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कुमार देवी, कुमार देवी, कुमार देवी। दूसरा ऑप्शन जो है दत्त देवी, दत्त देवी, दूसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन की यदि बात की जाए तो तीसरा ऑप्शन है करुवाकी, करुवाकी, करुवाकी। बात की चौथे ऑप्शन की, चौथा ऑप्शन है हेलेन। तो मैं इस तरह से आपको कई बार बताया मैंने आपको, हेलेन 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 क्या है, और कई सारी मूवी में भी नाम जो है रखा जाता है हेलेन। ठीक है, तो हेलेन किसकी बेटी थी, तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, और चंद्रगुप्त मौर्य की क्या थी, पत्नी थी। और जब गांधार में जब इन लोगों के बीच एक संधि हुई थी, तो आपने देखा सेल्यूकस निकेटर ने जो है 4 जगह, जो मैंने आपको बताया गांधार, काबुल, ये सब जगहें जो हैं दे दी थी, तब जो है संधि करना पड़ी थी सेल्यूकस निकेटर को। तो इस संधि में उन्होंने 500 हाथी दिए थे और 4 एरिया दिए थे, प्रांत दिए थे, इसमें मैंने आपको बताया गांधार, काबुल और हेरात और मकरान नाम जो 4 एरियाज दिए थे, जिसको गांधार कहा था, पश्चिमी एरिया दिए थे। इसके साथ साथ इन्होंने एक राजदूत दिया था, इसका नाम था मेघस्नीत, और अपनी पुत्री जो थी हेलेन का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा दिया था। ठीक है, तो हेलेन की क्या थी, पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए 7 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के देखिए यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को दोबारा देखिए, एक्सप्लेनेशन में दोबारा वही कहा गया जो मैंने आपको बताया है। देखिए एक बार एक एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगी तो हमें कभी नुकसान नहीं करेगी, फ़ायदा ही करेगी एग्जाम में। चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से युद्ध जो है 305 में हुआ था, मैंने बताया था 305 और 4 में हुआ था, जिसमें सेल्यूकस की जो है हार हुई थी। 303 में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य जो है संधि हुई थी। संधि के फलस्वरूप ही सेल्यूकस ने अपनी पुत्री जो है, इसका नाम था हेलेन, का विवाह चंद्रगुप्त से करा दिया था। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख जो है केवल एपियानस ने किया है। ठीक है, ये कौन थे, यूनानी दार्शनिक थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी जो उपहार में दिए। इसके साथ सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज्य दिए। देखिए कौन सा, हेरात, कांधार, मकरान और काबुल। ठीक है, दिव्य वरदान में अशोक के 2 भाइयों का भी नाम है, एक का नाम है सुसीम और दूसरा क्या है, विक्ताशोक। दिव्य वरदान में अशोक के 2 भाई हैं, पहला क्या है, पहला कौन सा भाई है, सुसीम, और क्या है, विगताशोक। एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस से जो युद्ध हुआ था 305 से 4 में हुआ था, जिसमें सेल्यूकस की जो पराजय हुई थी 303
ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य जो है एक संधि हुई। इस संधि के फलस्वरूप है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री जो थी हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। इस वैवाहिक संबंध का जो विस्तृत उल्लेख जो है केवल एपियानस ने किया है। ओके, इनका नाम था केवल एपियानस, दार्शनिक फिलोसफर थे ये। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी जो उपहार में दिए थे। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 एरिया जो थे वो कौन कौन से थे, हेरात, कांधार, मकरान और काबुल दिए थे। दिव्य वेदान में अशोक के 2 भाइयों का नाम है, एक का नाम क्या है सुसीम और दूसरे का नाम क्या है वित्ताशोक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 और 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। वीडियो लेंथी हो रही है इसलिए मैं क्वेश्चन सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे ही फिनिश कर दूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं जो हूँ 6 का मैं करवा दिया ना कंप्लीट। उसके बाद में हम आगे कल पढ़ेंगे या फिर थोड़ी सी मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा ये सारे पार्टों में, तो हम तब डिस्कस कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो, थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो बस आज के इतना ही। सो दैट्स इट फॉर today's video. I hope you guys doing well till then. Take care and bye bye. God bless you all. Thank you for watching. Take care and subscribe me and feedback me.